क्या आप जानते हैं किस मैट्रिक्स के थ्रू स्टॉक को एनालाइज किया जाता है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम पी रेशियो एवं ईपीएस के बारे में बात करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि ईपीएस को अच्छे तरीके से समझना कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप पी का मतलब, ईपीएस का मतलब इतना ही समझते होंगे, कंपनी का अर्निंग्स है और कितने मल्टीपल पर वह स्टॉक ट्रेड कर रहा। उससे आगे हम समझेंगे कि ईपीएस का क्या यूज है और पी को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए अगर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट, यह अंडर वैल्यूड कंपनी है कि ओवर वैल्यू कंपनी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है ईपीएस पी रेशो के बारे में है। चलिए बिना देरी के हम समझते हैं कि ईपीएस एवं पी रेशियो को किस तरीके से एनालाइज करें, जिससे कि हम किसी कंपनी को सही तरीके से एनालाइज कर पाए। क्या रिलेशन है ईपीएस का पी रेशियो का और फॉरवर्ड पी रेशियो क्या होता है? आज इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज ईपीएस? ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल शेयर। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपीज है और कंपनी के टोटल इशू 1000 शेयर है, तो कंपनी कितना अर्न कर रही है? 0.10 पैसे। एक शेयर के पीछे कंपनी 10 पैसे का अर्निंग दे रही है। इट मींस ईपीएस के थ्रू हम समझते हैं कि कितना प्रॉफिट कंपनी पर शेयर के अकॉर्डिंग बना रही है। जितना हायर ईपीएस होगा उतना ही कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा कंपनी प्रॉफिट बना के शेयर होल्डर को दे रही है। ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईपीएस में जो कैलकुलेशन होता है, ईपीएस का फार्मूला है नेट इनकम। जैसे 100 रुपीज अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखे हैं या कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो हम डिडक्ट करते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया और कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर 100 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 100, तो नेट में कंपनी कितना दे रही है, अर्न कर रही है पर शेयर? 90 रुपीज। जितना ज्यादा हायर ईपीएस होगा कंपनी की, उतनी ही बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इस चीज को प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है कि हाउ कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं। उसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझिए, क्योंकि बहुत सारा भाग कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में जाता है प्रॉफिट का। टाइप्स ऑफ ईपीएस, एक बेसिक ईपीएस होता है, दूसरा डाइल्यूटेड ईपीएस होता है, तीसरा ट्रेलिंग ईपीएस होता है, चौथा फॉरवर्ड ईपीएस होता है। बेसिक ईपीएस वो होता है कि अगर 100 रुपीज कंपनी की अर्निंग है, 10 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड है और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग 100 है, जो इसमें डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो ऑलरेडी एड ऑन होता है बेसिक ईपीएस में, तो बेसिक ईपीएस 0.90 होगा। डाइल्यूटेड ईपीएस वो कहलाता है कि अगर कंपनी ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं, अगर कंपनी ने ESOPs इशू कर रखे हैं, उससे उसका डिविडेंड रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा कम होता है। हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक ईपीएस हमेशा ज्यादा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस से। ट्रेलिंग ईपीएस होता है 12 मंथ में का कंपनी का ईपीएस कितना है। फॉरवर्ड ईपीएस का मतलब होता है कि आने वाले समय में कंपनी, मान लीजिए अगर प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में 200 अर्निंग होगी कंपनी का, 20 रुपीज का डिविडेंड जाएगा, 100 शेयर्स है तो 180 अपॉन 100, कंपनी की 1.8 रुपीज पर शेयर अर्निंग है। तो यहाँ फॉरवर्ड ईपीएस के थ्रू हम आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या रहेगा वो प्रेडिक्ट करते हैं। ये भी प्रेडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप, क्योंकि देखिए प्रेजेंट पास्ट में कंपनी ने क्या किया ये मैटर नहीं करता, फ्यूचर में कंपनी क्या ग्रोथ करेगी उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर प्राइस ग्रोथ करेगा। इसलिए आप वो कंपनी चुनेंगे जिसका फॉरवर्ड ईपीएस अच्छा हो। यहाँ मैंने क्या डिफरेंस होता है बेसिक ईपीएस में? बेसिक ईपीएस में करंट अर्निंग को करंट शेयर से डिवाइड करते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस में पॉसिबल फ्यूचर डाइल्यूशन, अगर ESOPs वगैरह है उसमें से फ्यूचर शेयर प्राइस क्या होगी उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूटेड ईपीएस आता है। ट्रायलिंग ईपीएस में 5-12 मंथ का ईपीएस कैसा रहा है, इसमें हिस्टोरिकल अर्निंग पता चलती है कंपनी की। और फॉरवर्ड ईपीएस में फ्यूचर एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या हो सकता है, इसमें अर्निंग का एस्टिमेट करते हैं कि कितना अर्निंग हो सकती है कंपनी की। ये जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है और कंपनी ने के 10 करोड़ शेयर है तो बेसिक ईपीएस 10 रुपीज होगा। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। मान लीजिए कंपनी का शेयर 200 रुपीज है और उसका ईपीएस 20 रुपीज है, तो आप 10 हुआ तो उसका पी रेशियो 10 रुपीज होगा। मतलब
₹1 की अर्निंग के लिए आप 10 टाइम्स का वैल्यूएशन है, 10 टाइम्स पैसा पे कर रहे हैं। यही मतलब होता है कि ₹1 की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पे कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्टॉक प्राइस 200 है, ईपीएस 10 है, पी रेशियो होगा 20। इतना ज्यादा हायर पी होगा, उतना ही हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन वह स्टॉक उतना ही महंगा होगा। जितना लो पी होगा वह स्लो ग्रोथ होगा, वह अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा। आप ओनली पी बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन यह एक वन मैट्रिक्स है डिसाइड करने के लिए कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आप एक सिंपल सा समझिए, अगर वह लार्ज कैप कंपनी है, किस सेक्टर में सेक्टोरियल पी कैसा है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग का जो पी होता है बिलो 20 से कम है, मैक्सिमम लार्ज कैप बैंकों को बैंकिंग के अकॉर्डिंग पी देखा जाता है। आईटी का पी मैक्सिमम है, करंट में जरूर कम हुआ है काफी, नहीं तो हमेशा आईटी का पी 20 से लेकर 60 रुपए के बीच में ट्रेड करता था। जो 60 का पी होता था स्मॉल कैप या मिड कैप आईटी का, और 20-25 के बीच में लार्ज कैप आईटी का होता था। और तो उसके अकॉर्डिंग आप ओनली पी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। आपको यह देखना पड़ेगा कि पूरे सेक्टर का पी है। जैसे करंट में जैसे निफ्टी का पी 19 से 20 रुपए में चल रहा है, जो ऑल टाइम पर 22 से 23 रुपए तक निफ्टी का पी गया था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। यह एक ओनली वन मैट्रिक्स है, लेकिन स्टॉक को डिसाइड करने की मोस्ट वाइडली यूज मैट्रिक्स है। जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली बात है, कंपनी का फॉरवर्ड पी कितना रहेगा। फॉरवर्ड पी मतलब फ्यूचर पी कितना हो सकता है कंपनी का, उससे ही आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि पास्ट में कंपनी ने कैसा किया वो मैटर नहीं करता, फ्यूचर में क्या करेगी उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर ग्रो करेगा। कंपनी कितना एक्सपेक्टेड अर्निंग इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि पास्ट अर्निंग से सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी है, कंपनी एक अच्छा ग्रो कर रही है। लेकिन फ्यूचर में क्या ग्रो करेगी वह आपको एक प्रिडिक्शन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, तो वो फॉरवर्ड पी कहलाता है। मान लीजिए आपको लगता है कंपनी का अर्निंग आने वाले समय में 20 रुपीज होगा और शेयर का प्राइस 100 रुपीज हो, तो आप ओनली कितना टाइम दे रहे हो, 5 टाइम्स। तो ₹1 की अर्निंग के लिए आप 5 टाइम्स पैसा दे रहे हो, तो यह एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन हो सकता है कि अर्निंग 5 रुपए हो और शेयर का प्राइस 200 रुपए हो, तो यहाँ 40 टाइम्स कंपनी का पी है। तो 40 टाइम्स ओनली ₹1 अर्निंग के लिए आप दे रहे हो, तो यह काफी हायर वैल्यू स्टॉक है। फॉरवर्ड पी का जो फार्मूला होता है वो करेंट शेयर प्राइस एक्सपेक्टेड फ्यूचर ईपीएस, तो इससे आप फॉरवर्ड पी निकालते हैं। मान लीजिए करंट प्राइस 500 है, नेक्स्ट ईपीएस 50 रुपीज है, तो करंट फॉरवर्ड पी होगा 10 रुपीज। ट्रायलिंग पी एवं फॉरवर्ड पी में क्या डिफरेंस होता है। ट्रायलिंग पी जो होता है वो पास्ट अर्निंग का होता है, फॉरवर्ड पी जो होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग का होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। तो हमेशा में फॉरवर्ड पी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ट्रायलिंग पी के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टर्स क्यों यूज करते हैं पी को, कंपेयर करने के लिए, कंपनीज को वैल्यूएशन मेजर करने के लिए, और फाइंड करते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। इसका लिमिटेशन क्या है, ईपीएस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पी डिफर करता है सेक्टर वाइज सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड पी डिपेंड करता है एस्टिमेट्स पर, आप किस तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं पार्टिकुलर कंपनी के ग्रोथ का। जिस अकॉर्डिंग अगर आप ग्रोथ ड्राइवर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो ईपीएस एवं पी रेशियो में बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हाई ग्रोथ टेक कंपनी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हायर पी होता है। जो साइक्लिकल स्टॉक होते हैं उनका लोअर पी होता है। ईपीएस क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनी को। पी वैल्यूएशन को बताता है, एंड फॉरवर्ड पी हमारे फ्यूचर स्टॉक के वैल्यूएशन को बताता है। ये ओनली आप पी बेस पर डिसीजन नहीं ले सकते। मैं आपको पी के बेसिस पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पी के बेसिस में कंपनी फाइंड कर सकते हैं सेक्टर वाइज, ना कि पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत सारी मैट्रिक्स है, आने वाले समय में मैं एक एक मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ईपीएस, पी रेशियो एवं फॉरवर्ड पी के अकॉर्डिंग स्टॉक को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ओनली वन मैट्रिक्स है पी रेशियो। अब पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है, अगर वह गिर रहा है किसी स्पेसिफिक न्यूज की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से, तो अगर उसका पी रेशियो कम आता है, शेयर प्राइस डाउन आता है, देन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह समझ होनी चाहिए कि वह शेयर क्यों गिर रहा। अब जैसे करंट में आईटी सेक्टर काफी गिर रहे हैं, पी रेशियो जो 25-30 ट्रेड करता था,
लार्ज कैप का वो 15 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है, क्योंकि एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ओनली पी बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।